हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब आपकी वर्कशीट 24 को डिस्कस कर रहे हैं। इस वर्कशीट के अंदर सबसे पहले जो जैव प्रक्रम की जो दूसरा प्रक्रम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने पहले जो है पाचन तंत्र के बारे में बात करी थी, अब जो है हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। श्वसन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो यह प्रक्रिया जिसमें द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। असल में हम बचपन में श्वसन तंत्र को सिर्फ इतना मान लेते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। श्वसन तंत्र जो है आपका, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सांस लेना और कोशिका श्वसन। तो जो सांस लेना है उसके अंदर हम जो है ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि हवा पूरी अंदर जाएगी। ऑक्सीजन वाली हवा का मतलब क्या है कि जिसके अंदर लगभग 21% ऑक्सीजन होती है उस हवा को लिया जाता है, और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 0.03% होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बाहर छोड़ रहे हैं उस हवा में ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल हमारे शरीर ने उसको ग्रहण कर लिया। हो सकता है उसमें 18, 17, 16 कितने भी प्रतिशत ऑक्सीजन होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से जो है हम ये कह देते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बट असल में क्या है, हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी पहले शरीर के हिसाब से वो ले रहे हैं, और बाहर जब छोड़ रहे हैं तो बाहर के हिसाब से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक थी वो छोड़। कोशिका श्वसन जो होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पाद के लिए भेजने का विखंडन। अब ये कोशिका श्वसन जो है दो तरीके से होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वायु की उपस्थिति में, या कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो है हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो ये जो ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में जो तोड़ा जाता है उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो मिलती है एटीपी की फॉर्म में, ये आपका वायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऐसा किया जाता है, और जो कोशिका द्रव है उसके अंदर और विशेषकर ईस्ट में कोशिकाओं में ये सब देखने को मिलता है। अब सबसे पहले अगर हम वायवीय श्वसन की बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि पूरी तरह से जब पूर्ण उपचयन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, और यहाँ पर लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा जो है एक ग्लूकोज के अणु से आपको मिलती है। जबकि अवायवीय श्वसन जो है यहाँ पे अंतिम उत्पाद दो तरह के हो सकते हैं, या तो अल्कोहल हो सकता है या लैक्टिक अम्ल हो सकता है। ईस्ट के अंदर अगर होगा तो अल्कोहल, और अगर हमारी मांसपेशियों में है तो लैक्टिक अम्ल। और यहाँ पे ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन जो ऊर्जा के अणु मिल रहे हैं एक ग्लूकोज से वो बहुत कम है, 2। ठीक है, बहुत जल्दी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। इससे जब हमारी बॉडी को इंस्टेंट ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो इस तरीके को अपनाती है, लेकिन जो ऊर्जा मिल रही है वो बहुत ही कम है आपके वायवीय श्वसन के द्वारा। तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। इसमें आप आराम से देख सकते हो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर अब ध्यान हमें क्या रखना है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज अणु था वो उसको पायरुवेट में बदला जाता है। तो ग्लूकोज अणु जो है आपका 6 कार्बन परमाणु है, इसको पायरुवेट मतलब 3 कार्बन परमाणु के अंदर, तो यहाँ पे हमारे 2 पायरुवेट बनेंगे क्योंकि 3-3 कार्बन के। और ये जो प्रक्रिया हो रही है ये कोशिका द्रव के अंदर हो रही है। उसके बाद ही जो है ये 3 हिस्सों आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो हिस्सा है चाहे वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन दोनों में सेम है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के अंदर क्या होगा कि आपका जो पायरुवेट है वो इथेनॉल में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलेगी। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर या मांसपेशियों के अंदर जब होता है तो ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और आपको ऊर्जा मिलेगी। लैक्टिक अम्ल जो है 3 कार्बन अणु है, ये 2 कार्बन है, तो इस कारण से यहाँ पे 2 कार्बन था तो एक जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन निकल गया, टोटल 3 कार्बन हो गए। यहाँ क्योंकि ये खुद ही 3 कार्बन अणु है तो खाली आपको ऊर्जा मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है। जबकि तीसरा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तो यहाँ पे हमें 36 मिल रही थी और बाकी सब में इनमें 2-2 मिल रही है।
लेकिन ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं ये बहुत ही तीव्र गति से होती हैं और ये धीमी गति से होती है, ध्यान में रखना है। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, जिसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ट्राइफॉस्फेट और बाईफॉस्फेट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो है यहाँ पर एडीपी जो होता है ये डाइफॉस्फेट होता है, इसके साथ में एक और पी जब जुड़ गया और ये जो ऊर्जा आई थी ये कहाँ से आई थी? जो ग्लूकोज का हमने उपचयन किया था उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस एक फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ दिया जाता है और ये बन गया आपका एटीपी। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी को आवश्यकता होगी ऊर्जा की तो वो क्या करेगा, इस एटीपी में से जो सबसे आखिरी वाला फॉस्फोरस और सेकंड वाला फॉस्फोरस है उसके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा। इसको जोड़ने में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो ऊर्जा फिर बाहर निकलेगी और वो हमारा शरीर उसको इस्तेमाल कर लेगा। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है इसके अंदर लगभग 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य ऊर्जा बाहर निकलती है और इसीलिए जो है इसको जो है एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है और कितनी भी आपकी कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं हैं उसके परिचालन में ये मदद करता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न की बात करें कि कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, तो वो आपकी क्या है? एटीपी लिखना है। इसकी फुल फॉर्म लिख लोगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से CO2 का जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? अब पायरुवेट के विखंडन से, पायरुवेट तो कहाँ पे आपका बन रहा था? कोशिका द्रव के अंदर, लेकिन पायरुवेट का विखंडन कहाँ हो रहा था? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसका उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर आपकी जो है दूसरे नंबर पे जो स्लाइड थी उसमें पूरा दे रखा है, आप आराम से उससे लिख सकते हैं। उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। तो ये जो हमारा चित्र था उसमें आप देख के और एटीपी का पूरा नाम जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप इसमें लिखोगे। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, ध्यान से करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।